हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो करें स्टार्ट। चलो। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल सुनो। ये जो मॉडल है ये नाभिक से यानी कि न्यूक्लियस से रिलेटेड है, इसलिए इसे रदरफोर्ड का न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हम यही लिख लेंगे। इसे रदरफोर्ड का न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो मॉडल है ये मॉडल जिस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है वो एक्सपेरिमेंट था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसलिए इसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? इसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये दो बातें ध्यान रखना। जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसे न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया हम वो देखते हैं। ठीक है ना। तो जो रदरफोर्ड साहब थे उन्होंने एक स्क्रीन लिया जो कि जिंक सल्फाइड से बना हुआ था। किस चीज से बना हुआ था? जिंक सल्फाइड से। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। थोड़ा सही नहीं है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन। क्या नाम दे देते हैं? जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है। दूसरा, इन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली। क्या ली? गोल्ड फॉइल। ठीक है ना।
तो गोल्ड फॉइल बना लेते हैं। जैसे मान लो ये गोल्ड फॉइल है। क्या है? गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल, ठीक है। अच्छा, ये जो गोल्ड फॉइल है ना, इसकी जो मोटाई थी वो लगभग 100 नैनोमीटर थी। कितनी थी? लगभग 100 नैनोमीटर। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, लगभग 100 नैनोमीटर मोटी। कितनी मोटी थी? लगभग 100 नैनोमीटर मोटी थी। ये जो गोल्ड फॉइल है इसकी मोटाई कितनी थी? लगभग 100 नैनोमीटर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने लिया एक रेडियो एक्टिव सोर्स। क्या लिया? रेडियो एक्टिव सोर्स। तो मान लेते हैं कि ये रेडियो एक्टिव सोर्स है। रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है। अब ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स है इसमें से निकलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या निकलते हैं? अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो मान लो कि इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। जैसे मान लो ये अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं इसमें से, ठीक है। अब होता क्या है, चूंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एक साथ निकलते हैं इसलिए उसको बोलते हैं बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा कणों का पुंज। जब एक साथ बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो उसको बोलते हैं अल्फा कणों का बीम या पुंज। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। आगे सुनो। अब क्या होता है बेटा, ये जो गोल्ड फॉइल है, चूंकि गोल्ड भी एक एटम होता है और एटम का जो सेंटर होता है, केंद्र, उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। अब जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्लस चार्ज होता है और जो अल्फा पार्टिकल है उसमें भी प्लस चार्ज होता है, ठीक है ना। तो जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के संपर्क में आएंगे तो उन पे एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे लेकिन कुछ सीधे ही निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो जो अल्फा पार्टिकल है वो इस गोल्ड फॉइल के ऊपर छोड़े गए, ठीक है ना। तो जब अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल में से निकल के इस स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो ये स्क्रीन चमकती है, ठीक है। ये स्क्रीन चमकती है। जैसे मान लो कोई अल्फा पार्टिकल यहां पे जाके टकराया तो ये जो स्क्रीन है ये चमकेगी यहां पे, ठीक है, इस तरह से। जैसे मान लो कोई अल्फा पार्टिकल इधर जाके यहां पे टकराया तो ये यहां पे चमकेगी इस तरह से। मान लो कोई अल्फा पार्टिकल सीधा ही निकल गया ये, तो ये यहाँ पे जब टकराएगा तो ये चमकती है ना। जैसे यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल सीधा निकल के यहाँ टकराया तो ये चमकती है, ठीक है बेटा। इतना समझ में आया? जो रदरफोर्ड साहब थे उन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली। ये स्क्रीन कैसी होती है कि जब इस पे कोई अल्फा पार्टिकल टकराता है तो ये स्क्रीन चमकती है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली जिसकी मोटाई कितनी थी? 100 नैनोमीटर। इसमें एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया जिसमें से क्या निकलते हैं? बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल का मतलब है अल्फा कणों का पुंज, मतलब
एक साथ बहुत सारे अल्फा कणों का निकलना। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से पार होने के बाद जब इस स्क्रीन पे टकराते हैं तो ये स्क्रीन चमकती है। ठीक है, इससे ये समझ में आया कि पार्टिकल कहाँ पे कितने जा रहे हैं। इससे आगे समझने से पहले एक बार आप ये चित्र बना लो, पहले बना लो जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात को समझो हुआ क्या है ना। जैसे मान लो चूंकि जो गोल्ड फॉइल है वो एक एटम ही होता है बेटा, गोल्ड है ना। गोल्ड क्या होता है, गोल्ड एक एटम होता है। जैसे सिल्वर एक एटम होता है, कॉपर एक एटम होता है, वैसे गोल्ड भी क्या होता है, एक एटम होता है। और एटम है तो उसमें न्यूक्लियस तो होगा ही। ठीक है ना। तो ये मान लो मैंने न्यूक्लियस बना लिया जिसको मैं पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि रदरफोर्ड साहब को ये नहीं पता था कि इसके अंदर न्यूक्लियस है, लेकिन अब हमको तो पता है ना कि न्यूक्लियस है, तो हमने यहाँ पे न्यूक्लियस बना लिया। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है सुनो। जैसे मान लो अल्फा पार्टिकल जब इसके पास आते हैं तो कोई अल्फा पार्टिकल जब बिल्कुल इसके सेंटर में आके और टकराता है तो वो अल्फा पार्टिकल जैसा आएगा वैसा ही 180 डिग्री के एंगल से वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो अल्फा पार्टिकल होता है ना उस पे प्लस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। और ये जो न्यूक्लियस है इसमें भी प्लस चार्ज है। ठीक है ना। तो जब दोनों प्लस चार्ज पास पास आएंगे तो उनमें क्या होगा? रिपल्सन। ठीक। तो जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेंटर में जाएगा वो 180 डिग्री के एंगल से वापस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो थोड़े पास से जाएंगे, कहां से जाएंगे? थोड़े से पास से। जैसे मान लो यहां से गया तो इस पे उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, थोड़ा ही फोर्स लगेगा, इसलिए ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब अपने मार्ग से विचलित हो गया। लेकिन ऐसा पार्टिकल जो थोड़ा दूर से गया था, जैसे मान लो ये, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये सीधा ही निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो इसको हम बोल सकते हैं अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल। अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल। बोलो, इतना समझ में आया? जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेंटर में जाएगा वो 180 डिग्री के एंगल से वापस आ जाएगा, और जो अल्फा पार्टिकल इसके पास से गुजरेगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जो थोड़ा सा दूर से जाएगा वो सीधा निकल जाएगा। इतना समझ में आया? अब इसके बाद हम इसका ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं कि जो रदरफोर्ड साहब थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में रदरफोर्ड साहब ने क्या ऑब्जर्व करा? तो इन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो अधिकांश अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे ही निकल गए, मतलब अनडिफ्लेक्टेड रहे।
ठीक, तो पहला पॉइंट हो जाएगा अधिकांश अल्फा कण अनडिफ्लेक्टेड रहे। यानी कि सीधे ही सीधे ही निकल गए, उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा। अधिकांश अल्फा कण अनडिफ्लेक्टेड रहे, यानी कि वो सीधे ही निकल गए, उन पे कोई फोर्स नहीं लगा। अच्छा, अगला, लगभग 8000 में से एक अल्फा कण एक डिग्री से अधिक के कोण के साथ डिफ्लेक्टेड रहे। लगभग 8000 में से एक अल्फा कण 1 डिग्री से अधिक के कोण के साथ डिफ्लेक्टेड रहे। रहे की बजाय रहा लिखना चाहिए, क्योंकि अपन एक ही है ना यहाँ पे, रहा। ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा कि यदि 8000 अल्फा पार्टिकल एक साथ छोड़े जाएंगे तो उनमें से एकाध ही पार्टिकल ऐसा होगा जो 1 डिग्री से अधिक के कोण के साथ विचलित हो जाएगा, डिफ्लेक्टेड हो जाएगा। मतलब 1 डिग्री से थोड़ा अधिक एंगल बनेगा और वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगला, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण से वापस आ गया। इसका मतलब यह है कि यदि एक साथ 20,000 पार्टिकल हम छोड़ें तो उनमें से एक आधा ही पार्टिकल ऐसा होगा जो 180 डिग्री के एंगल से वापस आ जाएगा। मतलब जैसा गया था बिल्कुल वैसा ही वापस आ जाए। ठीक है, एक बार नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब रदरफोर्ड साहब ने इस चीज से क्या निष्कर्ष निकाला। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि देखो, जो अधिकांश पार्टिकल थे वो सीधे ही गुजर गए। तो इससे रदरफोर्ड साहब ने ये कंक्लूजन किया कि
जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग खाली है, केवल सेंटर में कोई चीज ऐसी है जिससे पार्टिकल टकरा के वापस आया या डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन एटम का अधिकांश भाग कैसा है, खाली है। तो पहला क्या हो जाएगा, एटम का अधिकांश भाग खाली होता है। दूसरी चीज, जो पार्टिकल सेंटर में गए थे वे ही डिफ्लेक्ट हुए या टकरा के वापस आए। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का सेंटर है उसमें कोई ऐसी चीज है जिसमें प्लस चार्ज है और उसी के अंदर सारा का सारा द्रव्यमान है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, एटम के केंद्र में संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान होता है। उस समय रदरफोर्ड साहब को केंद्रक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न्यूक्लियस के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने बताया कि केंद्र में कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर संपूर्ण धनावेश यानी कि पूरा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा द्रव्यमान होता है। हालांकि हम आज जानते हैं कि सेंटर में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, यानी कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है और जितना भी एक एटम का मास है वो सारा का सारा न्यूक्लियस में होता है। ठीक है ना, तो हम लिख लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और ऑल मास मतलब सारा द्रव्यमान न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही बेटा न्यूक्लियस की खोज हुई, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की खोज हुई, नाभिक की खोज हुई। ठीक है ना, ये पानी जैसा दिख रहा है ना, इसको यानी करूं, अब ठीक है, यानी कि अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की खोज हुई। ठीक है, हालांकि रदरफोर्ड साहब को ये नहीं पता था, लेकिन जब बाद में न्यूक्लियस की खोज हुई तो उसका श्रेय उन्हीं को दिया, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की खोज हुई। ठीक है, अगला, जब न्यूक्लियस की खोज हुई तो ये पता चला कि जो न्यूक्लियस होता है वो परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। ठीक है ना, यानी कि मैं लिख सकता हूं, न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻⁻15 मीटर, जबकि
एटम की रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या होता है ना, जबकि एटम की रेडियस 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है बेटा, जो नाभिक होता है उसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, जबकि जो हमारा एटम होता है उसकी रेडियस 10⁻⁻10 मीटर होती है। इस एक्सपेरिमेंट में ये भी चलो अब हम इस मॉडल की कमियां और समझ लेते हैं ना। ड्रॉबैक, कमी। सुनो, ये जो मॉडल है रदरफोर्ड साहब का, ये इस चीज को समझाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर घूमता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर घूमता है, लेकिन ये मॉडल इस चीज को नहीं समझा पाता कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमता है तो घूमते घूमते वो उसमें गिर क्यों नहीं जाता। सुनो क्या होता है, जैसे कोई भी पार्टिकल जब ऐसे घूमेगा तो भाई कभी तो उसकी एनर्जी खत्म होगी, और जब उसकी एनर्जी खत्म होगी तो उसको रुक के और गिर जाना चाहिए। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो जब नाभिक के चारों ओर घूमता है तो एक समय तो ऐसा आएगा जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और एनर्जी खत्म होने के बाद उसको रुक के और नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मॉडल है ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझाता। तो पहली कमी क्या हो जाएगी, यह मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझाता। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो एटम में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट होता है, उसको भी ये नहीं समझा पाता। तो अगला ड्रॉबैक हो जाएगा, यह एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को नहीं समझाता। इसके अलावा बेटा हम एक लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो लाइन स्पेक्ट्रम के पीछे क्या कारण है, क्यों लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, उस चीज को भी ये मॉडल नहीं समझाता। तो अगला हो जाएगा, यह लाइन स्पेक्ट्रम के पीछे के कारण को नहीं समझाता। ठीक है, तो ये इस मॉडल की कुछ कमियां थी जो आप लोग याद रखना। अब इसके आगे हम लोग प्लांक क्वांटम थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।